हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ओशनोग्राफी का असाइनमेंट जो 2022 के एग्जाम में आया था। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक 20 के आसपास क्वेश्चंस है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। कुछ नए कंसेप्ट आपको पता चलेंगे। आई थिंक एक मैंने आपको जो डेल्टा ऑक्सीजन 18 की वैल्यू आइस फ्री ओशंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं बताया है। तो वो इस पेपर में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम सेम कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने मास बैलेंस इक्वेशन वाले से बता तो दिया था कि ग्लोबल सी लेवल राइज होता है या ड्रॉप होता है, तो उसकी वजह से आपका डेल्टा की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो वो तो मैंने आपको जियोकेमिस्ट्री में करा रखा है, स्टेबल आइसोटोप में, है ना। वो आप आराम से वो लेक्चर देख लेना या फिर वो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी उससे काम हो जाएगा। जो इसमें नया क्वेश्चन आएगा वो मैं तुमको करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे कि आपसे पूछा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल सी लेवल राइज। ग्लोबल सी लेवल राइज कैसे होगा भाई। एक तो अपन ओशियंस की वार्मिंग करें, ओशियंस को वार्म कर रहे हैं, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आपका क्या होगा, वाटर जो है ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो उसकी वजह से वो लैंडवर्ड की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली ग्लोबल सी लेवल राइज होगा। एक तो ये है कि ओशियंस को अपन वार्म कर दें। ओशंस को क्यों वार्म करें, सी को क्यों नहीं, क्योंकि सी जो है वो स्मॉलर वाटर बॉडीज है, स्मॉलर वाटर बॉडीज होती है और ज्यादातर वो लैंड लॉक्ड होती है ना, लैंड लॉक्ड होती है। तो सीज के अगर आप वार्मिंग करते हो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओशियंस आपके क्या लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो वो इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज होने की वजह से क्या होता है, वाटर मास आपका मूवमेंट करता है थ्रू दी सरफेस करंट एंड सब सरफेस करंट, और उसकी वजह से वो क्या करता है, ग्लोबल लेवल पे सी लेवल राइज को बढ़ाने में काम करता है, ठीक है, सी लेवल राइज करने में हेल्प करता है। तो ओशियंस फर्स्ट। दूसरा, वार्मिंग ऑफ द ओशंस, है ना। पहला पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि ओशंस को भाई गर्म करो, तवे पे हटा दो ओशंस को सारों को। और दूसरा ये है कि लैंड के ऊपर जितनी भी आइस शीट्स है, लैंड के ऊपर जितनी भी आइस शीट्स है उनको मेल्ट कर दो, ठीक है। तो बर्फ को पिघला दो और ओशंस को तवे पे चढ़ा दो। उसकी वजह से, दोनों की वजह से क्या होगा, पानी उबलना चालू होगा, वॉल्यूम ज्यादा, फ्रेश वाटर आपका बहुत लार्ज वॉल्यूम में जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ग्लेशियर्स के अंदर जो वाटर रहता है उसका रेजिडेंस टाइम मैक्सिमम होता है। इसी वजह से फ्रेश वाटर का जो मैक्सिमम तुमको मिलता है वो ग्लेशियर में मिलता है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे आर्कटिक सी आइस में, आर्कटिक सी के अंदर बहुत ज्यादा वैसे भी में क्या बोलते हैं, आइस प्रेजेंट होती नहीं है। सी सरफेस वार्मिंग, हाँ ये इम्पेक्ट करेगा, बट ये ग्लोबल लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे अगर आपको वाटर लेवल राइज करना है, सी लेवल राइज करना है, तो ये सफिशिएंट करेगा। बट अगर आपको ग्लोबल सी लेवल राइज करना है तो आपको वार्मिंग ऑफ द ओशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और आइस जो आपकी लैंड पे है, परमानेंट आइस शीट जो है ना, क्रायोस्फीयर अपन बोलते हैं, उसको तुमको मेल्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, ग्लोबल सी लेवल ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा, ठीक है। ये जो अंटार्कटिक और आर्कटिक सी आइस बेल्ट है, तो वहां पे तो वो सीजनल है, वो तो आइस सी आइस बनती है पिघलती है, बनती है पिघलती है, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं, क्योंकि सुनामीज आ जाएंगे, वाटर जो है वो आपका कॉन्टिनेंट्स की तरफ आएगा, वेव ब्रेक हो जाएगी, वाटर जो है पूरी तरह से स्पिल हो जाएगा। बट उससे ग्लोबल सी लेवल राइज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अपन देखते हैं कि अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन तो भरे पड़े हैं ओशंस के अंदर, भरे पड़े हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भरा पड़ा है वॉल्केनो ही वॉल्केनो, है ना। मिड ओशन रिज पूरे कोलोसल्स मोस्ट वॉल्यूमिनस वॉल्केनिक एक्टिविटी आपकी मिड ओशन रिजेस पे हो रही है, आपका अटलांटिक ओशन के अंदर। तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि ओशंस को तवे पे चढ़ा दो और जितनी की जितनी लैंड के ऊपर आइस है उसको तुम पिघलाना चालू करो, ठीक है। तो ऑप्शन टू वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो। ये एक लैंग्वेज के अंदर तुमको फंसाने की कोशिश करिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इंटरनल वेव्स कौन सी होती हैं भाई। इंटरनल वेव मैंने तुमको ओशनोग्राफी के वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आपका कुछ सरफेस पे वेव्स होती हैं, और जब आपकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो, ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, तो उसमें आपको इंटरनल वेव्स भी देखने को मिलती हैं, जो आपकी किसकी वजह से होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या दिया है, एक जेड दिया, एक पी दिया। आपको जेड के लिए बोला है कि आपका डेप्थ है ना, और पी जो है वो आपका डेंसिटी है। तो आप पी अपॉन जेड करोगे तो ये क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट। क्या है भाई, डेंसिटी ग्रेडियंट। और डेंसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपका इंटरनल वेव्स का एम्पलीट्यूड कम बनेगा, क्योंकि उसी की वजह से आप याद करो, एडवेक्शन इक्वेशन बनाई थी अपन ने, एडवेक्शन इक्वेशन, है ना।
याद करो, है ना, जो अपन ने हेल्महोल्ट्ज वाला देखा था, है ना, कई तरह के पॉइजन इक्वेशन और वो देखी थी ना, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट को यहाँ पे डीपी अपॉन डीजेड करते हो या डी टू पी अपॉन डीजेड स्क्वायर करते हो, तो ये दोनों में आपका ज्यादा डेंसिटी ग्रेडियंट शो कौन करेगा? आप थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस आपको आनी चाहिए, है ना। तो ये तो है, ये आपको सिंपल बताएगा डेंसिटी ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे आपको बताएगा डेंसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है ना। अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हो, तो वो क्या बताएगा कि डेंसिटी जो है वो डेप्थ के साथ बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका डेंसिटी ग्रेडियंट ज्यादा डेवलप होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल वेव्स जो होंगी वो आपकी अनस्टेबल हो जाएंगी, और उसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ने की जगह घटेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर मेरे को एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरनल वेव्स बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल सा फंडा है। बस लैंग्वेज की फॉर्म में क्या कर दिया इन्होंने, ये डी टू पी अपॉन डी जेड स्क्वायर नहीं लिख करके क्या किया, डेल डेल पी अपॉन डेल डेल जेड कर दिया। तो बोलोगे कि यार ये क्या है, कहाँ से आया है, क्या है, कुछ नहीं है इसमें, बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करा, और कुछ नहीं है। और मैं तुमको बुक्स पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, इसीलिए तो बोलता हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो तुम लैंग्वेज पकड़ पाओ कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा इन्होंने पूछा क्या है ना। तो ये सिंपल है, अपन ने ओशनिक वेव्स पढ़ी हैं, इंटरनल वेव्स अपन ने पढ़ी है, ट्रांसपेरेंट जब वाटर होता है तब आपकी इंटरनल वेव्स अच्छे से मूव होती हुई दिखती हैं। उसके लिए डेंसिटी जो ग्रेडियंट है वो मिनिमल होना चाहिए, तभी आपका एम्पलीट्यूड है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है। तो सिंपल है कि भाई आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरनल वेव है वो इंक्रीज होगा तब जब आपका डेंसिटी ग्रेडियंट को आप डिक्रीज करो। ठीक है, और अगर आपको एम्पलीट्यूड घटाना है तो तुमको डेंसिटी ग्रेडियंट बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरनल वेव डिक्रीजेस इफ द डेंसिटी ग्रेडियंट इंक्रीजेस, है ना। सिंपल फंडा है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये लैंग्वेज का थोड़ा सा फेयर है। लैंग्वेज अगर तुमको नहीं पकड़ में आएगी तो ये क्वेश्चन तुमको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, क्या क्या लेके आते हैं क्वेश्चन में, और है कुछ भी नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। तो मैंने आपको आयरन चीख चीख के इतनी बार बता दिया है कि आयरन जो है वो अल्टीमेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। इसी की वजह से हाई न्यूट्रिएंट लो क्लोरोफिल रीजन्स मिलते हैं आपको पोलर रीजन्स में, है ना। पोलर रीजन्स में जो आपको हाई न्यूट्रिएंट लो क्लोरोफिल वाला जो रीजन्स मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि डायटम्स को क्या है भाई, ये ग्रोथ करने के लिए आयरन चाहिए ही चाहिए। आयरन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशन कंडीशन तो बहुत सारी है, लेकिन उस हिसाब से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया, तो आयरन वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछ रहा है कि एक सैंपल है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी पूछा है। कार्बोनेट एल्कलिनिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, HCO3 माइनस प्लस 2 into CO3 2 माइनस। ये सिंपल एक फॉर्मूला अपन कई बार अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे HCO3 की वैल्यू दे रही है 1.8 प्लस कार्बोनेट की वैल्यू दी है आपको 0.25, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.25 को, तो कितना आ जाएगा 1.8 प्लस 0.50, ये कितना हो जाएगा भाई, लगभग लगभग 2.3 हो जाएगा। 2.3 तुम्हारे को ऑप्शन में दे रखा है, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक, देखो आपका जो सी वाटर होता है, जैसे यहाँ पे अपना सी वाटर है, सी वाटर के अंदर जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो दो तरीके से मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो दो तरीके से मिलता है, एक होता है डिजोल्व फॉर्म में, एक होता है डिजोल्व फॉर्म में, और एक होता है तुम्हारा सस्पेंडेड फॉर्म। ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म। तो सस्पेंडेड फॉर्म में जो होता है उसको अपन पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें एटमॉस्फेयर में भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसकी साइज के हिसाब से अपन PM10 PM2.5 इस तरह से अपन इसको लिखते हैं, हाँ? याद होगा तुमको ये चीज, अपन ने इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई ऑर्गेनिक जो आपका DOC होगा, डिजोल्व ऑर्गेनिक कार्बन होगा, वो हमेशा क्या होगा, POC से ज्यादा होगा। सवाल ये है कि कितना ज्यादा, ज्यादा तो होगा, सवाल ये है कि कितना ज्यादा। पहला ऑप्शन तुम देखो, DOC ग्रेटर देन इक्वल टू POC, इक्वल कभी भी नहीं होगा भाई, इक्वल कभी भी नहीं होगा। ये ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन इसने इक्वल का साइन दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, DOC लेस देन और इक्वल टू POC, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर DOC अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ POC, ये थोड़ा सा बैठेगा।
है ना। अगर पहले ऑप्शन में अगर ये सिंपल डीओसी ग्रेटर देन पीओसी लिखता तो अपन मान लेते कि चलो ठीक है भाई, बात तो ठीक कर रहा है। लेकिन आपको इक्वल टू का साइन दे दिया तो अब नहीं बैठेगा। तो मैथमेटिकल रिलेशन आपका क्या होता है, डीओसी अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ पीओसी। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन द पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन। इसको फैक्ट बना करके याद कर लो, क्वेश्चन रिपीट होता है तो तुरंत आराम से याद आ करके निपटा देना क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Water flows in the river channels, transporting the fine sediment and dissolved material. Okay, but its gradient, form and elevation above sea level. आपका sea level अगर ये है, ये बोल रहा है कि एक रिवर आ रही है भाई कहीं से, और ये क्या करता है, आपका सेडिमेंट भी साथ में लेके आती है, डेल्टा बनाता है ना, डिजोल्व मटेरियल भी साथ में लेके आता है, जैसे क्लोराइड लेके आता है, सल्फेट लेके आता है, बाइकार्बोनेट्स लेके आता है, बहुत सारा कुछ लेके आता है ना, पोटेशियम सिलिसिक एसिड, पता नहीं क्या क्या लेके आता है। तो ये बोल रहे हैं कि अबाउ सी वाटर जो है या सी लेवल जो है, ये रिवर जो है वो हमेशा क्या करती है, अपने ग्रेडियंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ग्रेडियंट मेंटेन करती है, अपनी फॉर्म को मेंटेन करने की कोशिश करती है, अपना एलिवेशन मेंटेन करने की कोशिश करती है ना। और ये तीनों चीजें जो है वो क्या बताती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को बताती हैं। आपको जियोमॉर्फोलॉजी में सर ने पढ़ाया होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर्स, आप लोग को उसके बारे में बताया होगा कि रिवर जो है मियंडरिंग क्यों करती है। रिवर मियंडर क्यों होता है, क्योंकि वो अपने ग्रेडियंट को क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सिंपल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, if sea ice constitutes 2% of oceanic water with an average oceanic isotopic composition this। आपका हो रहा है कि सी वाटर है, सी वाटर के अंदर आइस है, ठीक है। सी वाटर के अंदर आइस है और इस आइस का, सी वाटर का टोटल कितना परसेंट है, 2%, ठीक है। और मॉडर्न ओशंस के अंदर, ये मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको जियोकेमिस्ट्री में बताया था, मॉडर्न ओशन के अंदर डेल्टा ऑक्सीजन 18 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। एसओमो की फिर वैल्यू अपन निकालते हैं। और यहाँ पे तुम देखोगे कि पेलियो टेम्परेचर्स के हिसाब से अपन देखते हैं कि अगर आपका ग्लेशियर स्टेज रहा होगा तो डेल्टा ऑक्सीजन 18 की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव आती है फॉर द सी वाटर, सी सेडिमेंट्स और कार्बोनेट सेल्स, है ना, कार्बोनेट सेल्स। और इंटरग्लेशियर में क्या होता है, यही वैल्यू ड्रॉप हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। तो तुम देखोगे कि भाई ग्लेशियर है ना, या सी आइस है। तो सी आइस जब भी बनी होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके अंदर डेल्टा, सॉरी, ऑक्सीजन 16 कंसंट्रेट हुआ होगा। तो जब आप डेल्टा ऑक्सीजन 18 की वैल्यू निकालते हो, डेल्टा ऑक्सीजन की 18 की वैल्यू कैसे निकालते हो, 16/18/16 ऑफ आइस माइनस 18/16 ऑफ सी वॉट या SMOW डिवाइडेड बाई 18 ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 1000, क्योंकि पार्ट्स पर थाउजेंड में अपने को वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि जब भी आइस बनेगी तो आइस के अंदर 16 जो है वो ज्यादा होता है, 16 ज्यादा होता है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। ओवरऑल बहुत वैल्यू कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो आप देखोगे कि जब भी आइस के लिए आप डेल्टा ऑक्सीजन 18 की वैल्यू देखोगे वो ज्यादातर आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, ठीक है, और काफी कम मिलेगी। अब आपका इक्वेशन बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द डेल्टा ऑक्सीजन 18 इन पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ एन आइस फ्री ओशन। आइस फ्री ओशन का मतलब क्या है कि जो 2% ऑफ द सी आइस है, इसको क्या करना है, मेरे को मेल्ट करना है पूरी तरीके से। अगर मैं इस सी आइस को मेल्ट कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो आइस से बना हुआ पानी है वो किधर जाएगा, ओशनिक वाटर के अंदर। और ओशनिक वाटर के अंदर जैसे ही जाएगा तो ऑक्सीजन 18/16, ये जो रेशियो। तो अब ओशनिक वाटर के अंदर तुम देखोगे कि 18 ज्यादा था, है ना, लेकिन जैसे सी आइस को तुमने मेल्ट किया उसके अंदर 16 चला गया, 16 चला जाएगा तो ये ओवरऑल रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा ऑक्सीजन 18 ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कितना है, 0 है। लेकिन इसके अंदर तुमने क्या किया, 2% आइस को मेल्ट करके जो पानी बना वो मिला दिया। तो मिला दिया तो भाई डेल्टा, ये ऑक्सीजन 16 उसके अंदर बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 से क्या जाएगी, नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, सिंपल है ना। अब सवाल ये उठता है कि कितनी जाएगी नेगेटिव में। तो कितनी नेगेटिव में जाएगी भाई, उसका सिंपल सा आंसर है कि तुम्हारे पास में क्या है, डेल्टा ऑक्सीजन 18, ठीक है। डेल्टा ऑक्सीजन 18 ऑफ ओशंस, आइस फ्री ओशन, आइस फ्री ओशन के लिए इन्हें निकालना है तो डेल्टा ऑक्सीजन 18 ऑफ मॉडर्न ओशंस प्लस डेल्टा ऑक्सीजन 18 ऑफ आइस
भाई ये मिलाना पड़ेगा ना पूरा का पूरा, तभी आपका क्या आएगा, आइस फ्री ओशंस का आएगा। तो डेल्टा ऑक्सीजन 18 ऑफ मॉडर्न ओशन कितना है, जीरो। जीरो प्लस आपका आइस के अंदर कितना है, -55 पार्ट्स पर 1000 में। और आपको पूछा किसमें है, पार्ट्स पर 1000 में। तो आपका ये टू वेट परसेंट को तुमने क्या किया, पूरा का पूरा हटा दिया, परसेंटेज हटा दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या होगा, जीरो तो हट गया, -55 इंटू 0.02, यही आएगा भाई। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, -1.1 के आसपास आएगा। सिंपल है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे देखो, जीरो दे रखा। ये जीरो तब होता है जब आपका मॉडर्न ओशंस के बारे में पूछता, आइस फ्री ओशन के बारे में नहीं है। -5.5 का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, -11 कोई पॉइंट ही नहीं है, -1.1 ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तुमको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे आइस फ्री वाले में, तो आइस फ्री वाले में तुमको क्या करना है, पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करवा देना है। पूरी की पूरी आइस मेल्ट करवा दोगे तो क्या होगा भाई, 2% जो वाटर था आइस के अंदर, वो सारा का सारा किधर चला जाएगा, ओशंस के अंदर। तो टोटल वाटर मास कितना ऐड हुआ, 2%। तो जो आपका डेल्टा ऑक्सीजन 18 ऑफ आइस है, वो कितना ऐड होगा, टोटल का 2%। तो टोटल तुम्हारा कितना है, -55 पार्ट्स पर 1000। और तुम्हारा एड कितना हुआ है, 2%। तो इसका 55 -55 का कितना एड हुआ भाई, 2% किसके अंदर एड हो गया, ओशनिक वाटर के अंदर। तो ओशनिक वाटर का तो ऑलरेडी जीरो था, तो इतना जब तुमने ऐड किया तो ओशंस का कितना आ जाएगा, -1.11 पार्ट्स पर 1000। बहुत आसान। ऐसा सा एक क्वेश्चन और आएगा, तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा सा क्वेश्चन शायद मैंने तुमको पहले करवाया है, शायद 17 के दिसंबर में आया था, जिसका वीडियो बनाना रह गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकेंडरी प्रोडक्शन इन ओशन टिपिकली रेफर्स टू, तो मैंने आपको ये बताया था, हेलो हेट्रोट्रॉपिक वाला। हेट्रोट्रॉपिक वाले क्या करते हैं भाई, रीमिनरलाइजेशन करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, ऐसा से कुछ आपको बताया था एक क्वेश्चन में, है ना। ये हेट्रोट्रोपिक जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, है ना। मतलब खुद का खाना खुद बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। तो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्शन है ओशंस के अंदर, वो किसको रेफर करता है, ग्रोथ ऑफ हेट्रोट्रोपिक बायोमास, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओशन टेक्स अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक CO2। देखो ओशंस को अपन क्या बोलते हैं भाई, लार्ज रिजर्वायर और वास्ट रिजर्वायर फॉर रिजर्वायर ऑफ CO2। क्यों, क्योंकि सी वाटर जो है वो डिजोल्व करता है CO2 को, और डिजोल्व करके क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। और ये फिर क्या है, परमानेंटली पार्ट बन जाता है सेडिमेंट्स का इसमें। तो CO3 2- जब आपका प्रेसिपिटेट कैल्साइड जब प्रेसिपिटेट हो, तो तुम देखते हो कि CO2 इज बीइंग रिमूव्ड, है ना। और CO2 जब रिमूव होती है तो उस टाइम पे तुमको लगेगा कि पीएच तो बढ़ाया है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट के एक्सपेंस पे बना है, इसलिए वो H प्लस आयन क्या करेगा, पीएच को घटाएगा। ये चीज ही मैं आपको बताना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई प्राइमरी रीजन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक CO2 आपका ओशनिक वाटर के अंदर डिसोल्व कब होगा, सीधी सी बात है। ये ओशनिक सरफेस है, एटमोस्फेयर में CO2 ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इस सरफेस पे ज्यादा लगेगा। और प्रेशर जब बढ़ता है तो मैंने क्या बताया था, सोलिबिलिटी बढ़ती है सी वाटर की। तो इस वजह से आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो आपका गैस के अंदर सी वाटर के अंदर डिजोल्व होना चालू होगा। इसको अपन ने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोला था, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद आ रहा होगा कि ये आपकी गैस एक्सचेंज की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो आप देखोगे फाइटोप्लैंक्टन जो CO2 कंज्यूम करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द सरफेस ओशन, ये तो ठीक बात है ना। लेकिन इसकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो CO2 का रिमूव नहीं होता है। CO2 का जो एक्चुअल कारण है रिमूवल का, वो है कि ओशन वाटर उसको डिजोल्व करता है। और डिजोल्व क्यों करता है, क्योंकि भाई आपका एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज होता है सी सरफेस पे, और उसकी वजह से CO2 जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लीड्स टू द मोर डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन द ओशन। सीधी सीधी सी बात है। इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन लीड्स टू मोर CO2 सिक्वेस्ट्रेशन। ये तो तब है जब कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेसिपिटेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट आपके प्रेसिपिटेट होते हैं तब जाकर के CO2 सिक्वेस्ट्रेशन होता है। मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 को अपन ने क्या कर दिया, गायब कर दिया बेसिक, ठीक है। तो ये तो आपका सीसीडी पे डिपेंड करता है, सीसीडी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक CO2 ये नहीं करेगा, ये तो उस CO2 को रिमूव करेगा जो ऑलरेडी सी वाटर के अंदर डिजोल है। समझ में आया। जो प्लैंक्टन ग्रेजिंग हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम। तो जो प्लैंक्टन अगर ग्रेज करेंगे तो भाई ये रेस्पिरेशन भी तो करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 को बढ़ाएंगे।
CO2 को बढ़ाएंगे तो भाई वो तो ओशंस के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, वो तो ऑलरेडी चल रहा है ना। तो आपका ऑप्शन बी वुड बी और करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है लाडले, सिर्फ लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल सोचेगा आंसर निकल आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी ऑफ मिनरल represents the extent to which it will dissolve in water। ठीक बात है, ठीक बात है। इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी ऑफ मिनरल रिप्रेजेंट्स कि किस एक्सटेंट तक आपका मिनरल जो है वो डिजोल्व हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट। ये तो गलत बात है इसकी। भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पीएच जब डिक्रीज होती है और टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तभी तो डिजोल्व होता है। तो अनअफेक्टेड कैसे होगा भाई? ओपेल जो है वो आपका जब पीएच इंक्रीज होती है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तभी तो डिजोल्व होता है सरफेस वाटर्स के अंदर, है ना। कितने क्वेश्चन किए अपन ने, सरफेस वाटर्स के अंदर ओपेल डिजोल्व कब होता है? जब पीएच बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे ओपेल का डिसोल्यूशन और कैल्साइट का डिसोल्यूशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पीएच और टेम्परेचर पे। तो आपका स्टेटमेंट टू जो है वो मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। स्टेटमेंट वन तो सही है कि भाई इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक मिनरल कितना डिजोल्व हो पाए, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी से ज्यादा अगर बढ़ता है पॉइंट तो वो आपका क्या होगा, सुपर सेचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद में वाटर उसको और ज्यादा डिजोल्व कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो सिंपल सा फंडा है। तो स्टेटमेंट जो है वो आपका ए तो ठीक लग रहा है लेकिन बी थोड़ा सा गलत लग रहा है ना। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज अनट्रू, ठीक है। इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, इज ए न्यू अनट्रू, याद रखना, ठीक है। इसको ये काम आता रहेगा तुम्हारे। चलो आगे देखो। Where would you expect the highest CaCO3 production within an oceanic basin? तो आपको बताया था भाई, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहां पे हाईएस्ट होता है क्या? कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, पेलेजिक ओशियंस पे और ओशियनिक रिफ्ट वैली। पेलेजिक ओशियंस कौन से होते हैं? जहां पे प्योरली मैराइन एनवायरनमेंट के सेडिमेंट्स बनते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा पेलेजिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सेलो वाटर डेप्थ में होता है ना। सेलो वाटर डेप्थ आप देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहाँ पे सीसीडी पे डिपेंड करेगा, सीसीडी पे डिपेंड करेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप सीसीडी पे डिपेंड करेगा। ओशनिक रिफ्ट वैली जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। कि ओशनिक रिफ्ट वैली जो है वहां पे एमओआर है कि नहीं है। जरूरी नहीं कि सारी सारी ओशनिक रिफ्ट वैलीज में तुमको मिड ओशनिक रिज मिले, ठीक है। तो तुम देखोगे कि पहले जो क्वेश्चन है पैसिफिक का हो, चाहे नॉर्थ अटलांटिक का हो, चाहे साउथ अटलांटिक का हो, चाहे इंडियन ओशन हो, सब जगह पहले जो क्वेश्चन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखनी। और ये जो मैंने मेराइन सेडिमेंट्स वाला चैप्टर तुमको करवाया था, मेराइन सेडिमेंट्स, और उसमें मैंने आपको तीनों ओशन का कंपैरिजन भी किया था, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। और उसमें बताया था कि कौन से के अंदर डायटम ज्यादा मिलती है, कौन से के अंदर क्ले ज्यादा मिलता है, कौन से के अंदर कैलकरी ज्यादा मिलता है, कैलकरी ज्यादा मिलता है। तो उसको कहाँ पे बोला था? पेलेजिक ओशियंस के अंदर, सेलो वाटर डेप्थ पे जहाँ पे बनेंगे वो है आपका पेलेजिक ओशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर द फ्लक्स ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं मैं। जो CaCO3 जो है ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, पीएच पे, वार्म कंडीशंस हो, शांत हो, है ना। जो इन्वायरमेंट हो वो तुम्हारा क्या होना, शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए, शांत, ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ, तो यहाँ पे शांत एनवायरनमेंट रहना पड़ेगा। इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है सीसीडी को, बहुत सारी कंडीशंस है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, स्लोप पे मिलने के लिए, है ना। मेडोसनिक रीजन पे भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पेलेजिक ओशियंस के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखना। मैं हाँफ रहा हूँ, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, पता है क्या ऑर्डर किया? चीजा। चीजा क्या होता है? KFC ने एक नई डिश लॉन्च करी है, तो मैंने कहा अपने आप को तोहफा दे देता हूँ, ये कंप्लीट करके बाद में खाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपको बोल रहा है, हाँ, लेट मी कैच माय ब्रीथ। ओके, द फ्लक्स ऑफ N2 out of the ocean is mostly concentrated in the upwelling areas and high latitudes। हाई लेटीट्यूड्स में आपके ये देखते हैं ना, नाइट्रोजन ओवर फॉस्फोरस का जो रेशियो वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि N2 जो है वो आपका फ्लक्स आउट होता है। फ्लक्स आउट होने का मतलब है बाहर निकल गया, ठीक है। ये जनरली आपको मिलता है पोलर रीजन्स पे, पोलर रीजन्स पे मिलता है ना। और वहां पे मिलता है जहां पे अपवेलिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों। तुमको दे दिया कि N2 जो है वो आपका आउट ऑफ द बेसिन ओशियनिक बेसिन फ्लक्स आउट हो जाता है
ड्यूरिंग द अपवेलिंग इन द हाई लैटिट्यूड्स। पर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उसका सिंपल सा कारण है कि N2O को ब्रेक डाउन करने के लिए तुमको चाहिए बैक्टीरिया, है ना। N2O को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए तुमको बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा वाला होगा जो इसको डिके करके डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन में बदलेगा वापस। ये बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो तुम्हारी इनहिबिट होती है हाई लैटिट्यूड्स में ड्यू टू दी absence of लाइट फॉर द 6 months। 6 महीने तक लाइट नहीं है भाई, सूरज देवता अपीयर ही नहीं हो रहे, दर्शन ही नहीं दे रहे। दर्शन अभ्यासी हो जाते हैं लोग कि अरे दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, देते नहीं, है ना। तो उसकी वजह से होता क्या है, जैसे अपन ने एक ऑयल स्पिल वाला किया था ना, जहां पे आपका टेम्परेचर बहुत कम होता है अबाइसल प्लेन में, वहां पे मिक्सिंग नहीं होती है, वेव एक्शन नहीं होता है, तो वो आपका लंबे टाइम तक बहुत लंबा टाइम लेता है रिकवरी होने के लिए। तो जो रिकवर हो नहीं रहा वहां पे अपवेलिंग के टाइम पे क्या होता है, वो चीजें आपकी सरफेस पे आ जाती है, फ्लक्स आउट हो जाती है। तो सिंपल सा कारण है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि उसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन साइकिल में वापस लेके आ सके, है ना। तो तुम देखो देर इज मोर N2 अवेलेबल इन दीज रीजन्स। इसकी ये तो कोई कारण नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इज लेस इन दीज रीजन्स, सो इट स्केप्स द एटमॉस्फेयर। ऐसा हो सकता है क्या कि हाई लेटीट्यूड्स पे बात कर रहा है, अपवेलिंग का मतलब कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर भाई, टेम्परेचर कम है, सैलिनिटी कम है, प्रेशर पे ज्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा होएगी, घटेगी नहीं। तो ऑप्शन बी तो सही नहीं लग रहा। द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस N2 आर इनहिबिटेड बाय लाइट, ये थोड़ा सा जच रहा है। द winds आर स्ट्रॉन्गर इन दिस रीजन एंड हेल्प द गैस टू गो आउट। वो तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे भाई, गैसेस ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उससे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होती है, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती है उसी वाटर में ज्यादा डिजोल्व होती है ना। तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी वुड बी और करेक्ट। नेक्स्ट देखो, आपको बोल रहा है कि देखो ये अजीब और गरीब से क्वेश्चन, ठीक है, ये तुमको दिख रहा है क्या क्वेश्चन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम देख लो तो सत सत नमन करो, धन्यवाद दो कि आपने दर्शन दिया, बट अभी हम जीवन के किसी दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर तुम टाइम देना चाहो तो आपको क्या बोल रहा है कि दो पार्टिकल है, एक है एक्स और एक है वाई। ये बोल रहा है कि और सी वाटर बीच में ले ले। ये बोल रहा है कि एक्स की जो डेंसिटी है वो सी वाटर की डेंसिटी से डबल है, और वाई की जो डेंसिटी है वो सी वाटर की डेंसिटी के बराबर है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स की जो रेडियस है वो वाई की 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ वाई, है ना। तो बोल रहा है कि बताओ इनमें से क्या क्या हो सकता है। तुम सोच के देखो कि वाई और सी वाटर की डेंसिटी अगर इक्वल है तो क्या वाई उसके अंदर कभी भी सिंक करेगा? और एक्स की डेंसिटी जो है वो आपकी सी वाटर से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 टाइम्स। तो क्या एक्स वहां पे टिकेगा? एक्स तो सिंक कर जाएगा, है ना। और वाई क्या करेगा, वहीं पे फ्लोट करता रहेगा। तो सेम डेंसिटी है, वाई ना ऊपर जाएगा ना नीचे रहेगा, है ना। तो तुम ध्यान से अगर इसको पढ़ते हो तो तुम ऑटोमेटिकली आप आंसर पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आप देखते हो वहां पे हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करे, हो सकता है कि तुमको सही से ये पकड़ में नहीं आए, हो सकता है कि तुमको पजल करे। तो बेटर है कि इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड अगर ठीक है ना, रीजनिंग तुम्हारी ठीक है, तब तुम इस तरह के क्वेश्चंस को छेड़ो, अदरवाइज नमस्ते करके आगे बढ़ो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गिवन फिगर्स रिप्रेजेंट न्यूट्रिएंट प्रोफाइल। अगर ये क्वेश्चन है ना, इस चीज का एग्जांपल है ट्रॉपिकल ओशियंस का। ये क्वेश्चन इस चीज का एग्जांपल है कि अगर एग्जामिनर चाहे कि तुम क्वेश्चन ना करो तो तुम क्वेश्चन नहीं करो, है ना। देखो इसमें क्या है, तुम यहाँ पे देखो, ये माइक्रोमोल में दिया हुआ है, ये माइक्रोमोल में दिया हुआ है, ये माइक्रोमोल में दिया हुआ है, और ये नैनोमोल में दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम देखो आयरन जो है वो आपका वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और आयरन की कंसेंट्रेशन जो है वो डेप्थ बढ़ने के साथ में बढ़ती है। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये डेप्थ और ही न्यूट्रिएंट है, तो डेप्थ बढ़ने के साथ में क्या होती है, आयरन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, सिलिकेट्स की भी कंसेंट्रेशन बढ़ती है, सल्फेट्स की भी कंसेंट्रेशन बढ़ती है, डिजोल्व जो आपका फॉस्फेट वगैरह होते हैं उनकी भी कंसेंट्रेशन बढ़ती है ना। तो तुम देखोगे कि ये जो नैनो मॉल है, क्योंकि आयरन आपका क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसकी कंसेंट्रेशन जो होगी वो सिलिकेट्स के रेस्पेक्ट में, फॉस्फेट्स के रेस्पेक्ट में, नाइट्रेट्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी, सबसे कम इसी की होगी। तो तुम देखोगे कि डी जो है वो तुमको सिलिकेट दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। डी जो डिजोल्व आयरन तुमको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो तुम देखो कि जो चीज तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे, अब यहाँ पे तुमको ये फंसा देगा। कैसे कि चलो तुम ऐसे सोचोगे, ये ले 3 ऑप्शन में दे दिया मैंने तेरे को डिजोल्व आयरन, और बता।
तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, बाकी के 3 एग्जांपल्स में देखना पड़ेगा इस सिलिकेट्स के साथ में क्या होता है, क्योंकि सिलिकेट्स और विलोसिटी आपके सोल्यूबल नहीं होकर के क्या होते हैं भाई, वो रहते हैं, क्या वो रहते हैं, थोड़ा सा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, है ना। और यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है सिलिकेट की, तो सिलिका जो है वो वहां पे एकदम बहुतायत में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम देखोगे कि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी क्या होगी इसके बाद में, सिलिकेट्स की होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये 40, ये 80, ये 120, तो बी जो है वो तुम्हारा क्या जाना चाहिए भाई, सिलिकेट में जाना चाहिए। समझ आ रही है चीज, है ना। तुम सोचो कि नेट के जो क्वेश्चंस है ना वो तुम्हारी सोच को है ना काफी एक्सपेंड कर, मतलब थॉट प्रोसेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं, अगर तुम सही से लॉजिकली सोचते हो। अपन ने डी डिलीनेट किया, डी को अपन ने आयरन को अलॉट किया, क्योंकि आयरन जो है वो सबसे कम कंसंट्रेशन है नैनोमीटर, जो यहाँ पे माइक्रोमीटर में यहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, 40, 80, 120। थोड़ा सा जूम कर दूंगा तुम्हारे लिए टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो तुमको दिख रहा है ना 40, 80, 120, है ना। तो अब इसकी भी थिकनेस कम करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 40, 80, 120, यहाँ पे देख रहे हो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, है ना। और यहाँ पे तुम देख रहे हो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 10, 20, 30। तो अब तुम सोच के देखो, डेप्थ के साथ में नाइट्रेट बढ़ता है, बढ़ता है। डेप्थ के साथ में सिलिकेट भी बढ़ता है, बढ़ता है। डेप्थ के साथ में आयरन भी बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन आयरन की कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकेट्स की होगी। तो तुम ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ सकते हो क्या अभी। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा, अरे बाबा थोड़ा, थोड़ा वहां, हाँ, यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे देखो तुम्हारा जो ये डिजोल्व है, ये बी सिलिकेट में आ रहा है। और तुमको पता है नाइट्रेट जो होगा वो फॉस्फेट से तो ज्यादा ही होगा। तो ए वाला कैसे में चला जाएगा, नाइट्रेट में। बी वाला सिलिकेट में। डी वाला आयरन में। तो बचा हुआ कौन है, फॉस्फेट। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। वहां पे तुमको है ना भाई चुप करना रहना पड़ेगा एकदम से, है ना। यही है तुम्हारी मसल मेमोरी जो है वो, रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रांग है वो बताती है, ऐसे ही तुम्हारा तुमने कितना गूंथा है इन चीजों को। भाई आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो तुमको सबसे ज्यादा मिलेगा। बिलो ट्रॉपिकल ओशन में बात करा, डेप्थ के हिसाब से सिलिकेट बढ़ता जाएगा, सिलिकेट सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना। नाइट्रेट जो है वो भी डेप्थ के हिसाब से बढ़ता है, तो नाइट्रेट भी तुमको ठीक ठाक मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तुमको इस तरह से सोल्व करना है। ये क्या कोई नई चीज है, कोई नई चीज है। पूछने का तरीका बदला है बस इन्होंने, है। तो इन चीजों को देखना है भाई लाड ले। चलो आगे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रीफर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेंट्स यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब बैक्टीरिया करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई सबसे पहले ऑक्सीजन को यूज करेगा। तो ऑक्सीजन तुमको 3 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो बोला कि इससे तुम्हें फिर किसको यूज करता है, नाइट्रेट्स को यूज करता है। तो बोला कि ठीक है नाइट्रेट, और फिर सल्फेट्स को यूज करता है। तो बोला सल्फेट, ठीक है। फिर कार्बोनेट्स। समझ में आया। तो ये ऑक्सीडेंट है, ये क्या ही इसका ऑक्सीडाइज करेगा, ये बेचारा पहले से ही नेगेटिव में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आराम से, ये एक क्वेश्चन है सेम टू सेम आ गया। देख लाडले भाई, देख सेम टू सेम आ गया वापस। देखो, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड आइस शीट्स स्टोर टुडे अबाउट 2% ऑफ द ओशनिक वाटर मास विद एन एवरेज डेल्टा वैल्यू ऑफ -45। उधर कितना दे रखा था इससे पहले वाले में, -55 पार्ट्स पर थाउजेंड। What would be the delta ocean attain value if the ocean water in an ice free world? तुमने आइस को क्या किया, पूरा का पूरा मेल्ट कर दिया। ये मुझे लगता है कि दो अलग अलग एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था, और जो कंपाइल करने वाला था ना उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। मुझे तो यही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई -45 है, -45 पार्ट्स पर थाउजेंड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2/100 से। तो कितना आ जाएगा, -0.9। और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 2017 या दिसंबर 2016 में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम डिटो, कुछ नहीं बदला। देख रहे हो, है ना। भरोसा रखो यार अपने आप पे, भरोसा रखो, सब हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये मेरा बहुत फेवरेट सवाल है। तुमको एक क्वेश्चन अपन ने किया था पहले,
कि इस तरह से तुमको वो लैंड पार्ट दे रखा था ABCD करके, ऐसे नदर्न हेमिस्फीयर में, फिर CD तुमको दे रखा था सदर्न हेमिस्फीयर में, इस तरह से, है ना, याद है तुमको? और एक बार विंड डायरेक्शन ये ऐसे कर रहा था, है ना, और एक बार ये विंड डायरेक्शन ऐसे कर रहा था, याद आया तुमको? ये A, ये B, ये C और ये D, और तुमको पूछा था कि बताओ अपवेलिंग कहाँ होएगी, डाउन वेलिंग कहाँ होएगी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है वापस। ये तुम्हारा 0 डिग्री लेटीट्यूड एरिया, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स जो है कमांड ट्रांसपोर्ट किधर करता है, राइट साइड में, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में, है ना। तो तुम देखोगे कि भाई ये डायरेक्शन है, तो इसको तुम देखोगे ये आपका लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। कलर बदल दूंगा मैं तुम्हारे लिए, ये लो। और इस बिट डायरेक्शन के लिए तुम देखोगे टेल को हमेशा ध्यान में रखना, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। इसको तुम देखोगे, इसके लिए कलर बदल दूंगा तुम्हारे लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये ऑब्जर्वर हो गया, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। यहाँ पे तुम देखो, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। अब सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाएगा भाई, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ जाने दो वाटर मास को। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मास एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, डाउन वेलिंग करेगा, है ना। डी पे डाउन वेल हो गया, सी पे देखो आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये राइट रहा इसका और ये लेफ्ट रहा, तो अगर वाटर इधर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, पानी इकट्ठा करेगा, तो अगेन डाउन वेल होगा। तो सी और डी दोनों पे क्या हो रही है, डाउन वेल। फिर आ जाओ ए पे आ जाओ, ये राइट में जाएगा इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, तो अपवेलिंग होगा, तो ए के ऊपर क्या होगी, अपवेलिंग। बी पे देखो, ये राइट है तो वाटर इधर डेविएट होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पे क्या होगा, अपवेलिंग। तो तुम देखोगे कि ए और बी पे क्या होगी, अपवेलिंग, और सी और डी पे क्या हो जाएगी, डाउन। कितना आसान है ये, इतना आसान। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी तुम देख सकते हो, अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर में, ए और बी नदर्न हेमिस्फीयर में, तो तुम देखोगे ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये राइट, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डाउन वेलिंग। यहाँ पे तुम देखो, ये देखोगे तो अगेन ये राइट, ये लेफ्ट, अगेन इधर जाएगा लैंड की तरफ, तो यहाँ पे भी क्या करेगा ये भाई, डाउन वेलिंग करेगा। या अगर इधर यहाँ पे इस लैंड को मैं ऐसे बना, तो सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे तुम देखोगे भाई ये है, ये लेफ्ट, ये राइट, तो इधर जाएगा, ये आपका लेफ्ट राइट। तो देख रहे हो सब जगह डाउन वेलिंग ही करवा दिया, है ना। बहुत आसान है यार, इसमें देख लो सही आंसर क्या है, अप वेलिंग एट ए एंड बी, डाउन वेलिंग एट सी एंड डी। बोलो तारा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा क्वेश्चन है। डिफ्यूजनल मिक्सिंग रेट ऑफ सैलिनिटी इज हायर देन दैट ऑफ टेम्परेचर इन ओशन, ओके। Larger density gradient in the vertical leads to shorter wavelength waves. ध्यान से देखो, तुम ऑप्शन बी को देखो। अभी थोड़ी देर इसने क्या पूछा था कि इंटरनल वेव की मेरे को एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही तो था, इंटरनल वेव्स की अगर एम्पलीट्यूड बढ़ानी है तो डेंसिटी ग्रेडियंट को अपन ने कम करना पड़ेगा। और इसको अपन ने क्या बोला था, डेल टू पी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओ माफी माफी माफी, सॉरी। आगे छीन तो मैं क्या करूं, तू हमारे यहाँ आ गया छीन के, तो ऐसे यहाँ पे तुम देखोगे डेंसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो छोटी बनेगी। जितना डेंसिटी ग्रेडियंट कम होगा उतना ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो यहाँ पे तुमको क्या होगा, लार्जर डेंसिटी ग्रेडियंट इन द वर्टिकल लीड्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ। सही तो बात है ये, है ना, सही तो बात है बिल्कुल। बी तो स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला ही क्वेश्चन अपन ने निपटाया है, पहला या दूसरा ही ऐसा स्टेटमेंट है। देखो डिफ्यूजनल मिक्सिंग रेट ऑफ सैलिनिटी, देखो डिफ्यूजन क्या होता है, इग्निस टेक्सचर याद करो, मेटामॉर्फिक टेक्सचर याद करो, है ना। वहां पे डिस्पर्सिव प्रेशर याद करो, वहां पे अपन क्या करते हैं, एलिमेंट जो क्या होता है, डिफ्यूज होता है एक मीडियम में, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट का डिफ्यूजन। ये एलिमेंट का डिफ्यूजन जो होता है वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा कि नहीं होगा। तो तुम देखो, अगर सेलिनिटी यहाँ पे मान लो कि सेलिनिटी ज्यादा है और यहाँ पे सेलिनिटी कम है, तो हाई सेलिनिटी से आपके मॉलिक्यूल किधर जाएंगे, लो सेलिनिटी की तरफ जाएंगे, डिफ्यूजन करेंगे। लेकिन ये लिक्विड मीडियम में है ना, लिक्विड से लिक्विड मीडियम में जा रहा है, तो तुम देखोगे कि ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होगी। और दूसरी तरफ तुम सोचो कि यहाँ पे हाई हीट है
और यहाँ पे लो हीट है, तो हीट जो है वो भाई बहुत जल्दी से रैपिडली आप पे क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगी, है ना। तो तुम देखोगे कि हीट रैपिडली डिफ्यूज हो रही है, जबकि सैलिनिटी जो है वो बहुत स्लो है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये बोल रहा है कि डिफ्यूजनल मिक्सिंग रेट ऑफ सैलिनिटी जो है वो हायर देन दैट ऑफ टेम्परेचर इन ओशन। कैसा, कैसे हो जाएगी? वो तो धीरे धीरे जाएगा ना, टुक 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 करके। और टेम्परेचर वाला क्या है भाई, हायाबुसा है, तुरंत निकल जाएगा 300 की स्पीड से, है ना। भगाने नहीं है कभी भी, अगर तुम कभी जिंदगी में हायाबुसा ले भी लो, 300 की स्पीड में भगाने नहीं है भाई, लाडले आता जोड़े तो काम है, ठीक है। अब तुम बोलोगे देखो प्रवचन भी कौन दे रहा है, जो खुद इतना भगा रहा है। मैं कभी भी इतना नहीं भगाता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे स्टेटमेंट ए तो गलत हो गया, स्टेटमेंट बी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए इज अनट्रू, स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अक्रेंस ऑफ आयरन मैग्नीज नोड्यूल्स, मैंने डीप ओशन फ्लोर पे तुमको अबाइसल अबाइसल प्लेन पे तुमको मैग्नीज नोड्यूल्स बताया था। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो कॉपर निकल कोबाल्ट के लिए आपका क्या होता है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है। और इसकी जो ग्रोथ होती है 5 मिलीमीटर पर मिलियन ईयर, इतनी स्लो है। तो इसके लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एक्सट्रीमली लो। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या चाहिए, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लो, लो नहीं एक्सट्रीमली लो, ठीक है। और वेव एक्शन क्या चाहिए, नको, को नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए वेव एक्शन, जीरो, वेव एक्शन होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा भाई, 5 मिलीमीटर 1 मिलियन ईयर में ग्रोथ कर रहा है, तुम सोच के देखो, है ना। और अपन ने इसका केमिकल कंपोजिशन भी देखा था, डेप्थ भी देखी थी, सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी ओशनिक सेडिमेंट्स में। वो चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, तो तुम देखोगे कि आयरन मैग्नीज नोड्यूल्स को बनने के लिए क्या चाहिए, लो सेडिमेंटेशन रेट एंड स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वेव एक्शन नहीं चाहिए होगा। तो सिंपल सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई, मैंने जून 15 16 17 18 दिसंबर जून, 19 दिसंबर जून, 20 21 22, मैंने बोला था कि मैं 15 से 22 तक के क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा। ऑलमोस्ट मैंने शायद आपके लिए 200 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। और अगर तुमने ये वीडियो देखे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, आई आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमको और भी चीजें रिवाइज करनी है, बट ये भाई लेक्चर देख के था ना, तुम्हारी एग्जाम कल ही है, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास में टाइम बहुत कम है। फिर भी तुम है ना यार 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, जैसा भी तुम्हारा मन करे एक बार देख के चले जाना। क्या पता कौन सी चीज कहाँ अटक जाए, उसकी वजह से 3 4 क्वेश्चन ठीक हो जाए, है ना। तो बस भाई, ओशियोनोग्राफी में इतना है, ठीक है। बाकी जून वाला जो पेपर आएगा उसमें अपन देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से। बट अभी जो मैं मेरे लेवल पे जो बेस्ट कर सकता था वो मैंने कोशिश करी है। आई होप कि आपके लिए थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन अगर करेगा तो इट विल बी माय प्लेजर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग these video lectures, and I wish you all the very best for your examinations. Tata.